आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित और लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित जो पाठ है, कहानी है नमक का दारोगा। उस कहानी का बच्चों में इस वीडियो के माध्यम से आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो कहानी है आज के इस युग में भी बहुत प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। जहाँ आज के इस युग में चारों तरफ बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहाँ ये कहानी जो ईमानदारी का परिचय देती है और ईमानदारी के लिए सब कुछ सारे कष्ट सहन करने को तत्पर हो जाती है, ये कहानी हमारे जो कानों को, हृदय को शांति प्रदान करती है। बच्चों, सबसे पहले जो ये वीडियो है, वीडियो के माध्यम से आपको जो एक लिंक दिखाई पड़ रहा है, बच्चों ये लिंक आपको इस कहानी का जो सार है एनिमेटेड वे में, इस लिंक के माध्यम से आप उस एनिमेटेड वे में उस कहानी के सार को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद जो लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसको जो ऑनलाइन टेक्स्ट बुक है उसका ये लिंक आपके सामने दिया जा रहा है। बच्चों, जैसा बताया आपको मैंने, ये जो कहानी है नमक का दारोगा कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। दारोगा होता है हवलदार या पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं। ये कहानी जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय की कहानी है। बच्चों, ये इस कहानी का जो लेखक के लिखने का उद्देश्य क्या है, हम ये कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस कहानी के पश्चात हम इस कहानी के शीर्षक के बारे में जान सकते हैं, प्रेमचंद जी के बारे में जान सकते हैं, उनकी लेखन की विशेषताओं के बारे में हम जान सकते हैं, इस कहानी का मूल भाव क्या है इसको हम समझ सकते हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, समर्पण जो हमारे जॉब के प्रति जैसे मानवीय गुण है, उनके बारे में हम जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, लेखक प्रेमचंद जी जो कि हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें लेखक प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। जैसा था आपको मैं, लेखक जो प्रेमचंद जी का मूल नाम जो था, ओरिजिनल नाम धनपत राय था, और ये नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी, जो आज बनारस जिसका पूर्व नाम था, वहाँ उसके निकट लमही गांव में हुआ था। इनके माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम मुंशी आजायब राम था। ठीक है, इसके बाद हम इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, देवस्थान, रहस्य, हमसभा, प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्म भूमि और गोदान। जो इनका गोदान उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध रहा है, बहुत फेमस रहा है। कहानियाँ भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, और जो इनके उपन्यास और कहानी का जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को केंद्र में रख करके इन्होंने अपने उपन्यास और कहानी का विषय बिंदु बनाया है। इनकी कहानियाँ पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, जिसको आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, ईदगाह है, ये भी हमारे पास कक्षा 8वीं या 7वीं में कहीं एक कहानी थी, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। इसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। बच्चों, इनका निधन था वो 8 अक्टूबर 1936 को हो गया था। तो बच्चों, इनकी जो उपन्यास और कहानी है, इन उपन्यास और कहानी के लिए ही इनको पूरा हिंदी साहित्य याद करता है। ये अमर हो गए हैं अपनी कहानी और उपन्यासों के दम पर। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अब हम बात करें इनकी जो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का क्या योगदान रहा, जिसके कारण इनको हिंदी साहित्य इतना पूजता है, इतना याद करता है। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के, कहानी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, टॉप लेवल के इंसान माने जाते हैं। इस मामले में इनकी जो कथा और कहानी है, उस लेवल की कथा कहानी किसी और लेखक ने नहीं लिखी है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया, और इनकी जो पत्नी शिवरानी देवी के साथ इन्होंने ये आज़ादी के आंदोलन से ये जुड़े रहे। इसके बाद इनकी जो पूरा जीवन है वो राजनीतिक संघर्ष और उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आए। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत की आज़ादी के आंदोलन को गति प्रदान की थी। इनकी रचनाओं में यथार्थ और आदर्श दोनों ही मिलते हैं।
वो सच्चाई से भी रूबरू कराते हैं और उस जो समस्या का आदर्श रूप भी प्रस्तुत करते हैं कि वो समस्या का समाधान आदर्श रूप में क्या होना चाहिए, क्या उसका उपाय होना चाहिए। इसके बाद देखें कि हिंदी साहित्य में जो के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा का विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। अर्थात जैसे मैंने आपको बताया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में एक काल, जो आधुनिक काल का जो सब डिवीज़न हुआ, उस सब डिवीज़न में एक जो गद्य साहित्य का इतिहास है वो इनके नाम पर ही, प्रेमचंद युग के नाम पर ही वो नामित है। एक बोलते हैं प्रेमचंद युग, एक बोलते हैं प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद के बाद का युग। तो इन्होंने इतनी हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में इतना योगदान दिया है कि एक युग का नाम ही इनके नाम पर रखा गया है। प्रेमचंद ये पहले रचनाकार थे, कहानीकार थे, कथाकार थे, जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अर्थात इनसे पहले जो कहानी और उपन्यास लिखा करते थे वो कल्पना के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर सच्चाई से कोसों दूर ऐसे कंटेंट उन कथा और उपन्यासों के हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने समाज में व्याप्त जो सच्चाई है, जो बुराई है, उन बुराइयों को, सच्चाइयों को केंद्र बिंदु बना करके, कंटेंट बना करके जो उन्होंने समाज की यथार्थ स्थिति को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसा करने वाले ये पहले लेखक और कथाकार या रचनाकार रहे हैं। इसके बाद हम देखने का प्रयास करें कि इन्होंने और क्या योगदान दिया है। तो प्रेमचंद हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का इन्होंने विकास किया, ऐसी ट्रेडिशन लाई इन्होंने हिंदी साहित्य में, जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। ये बाद में एक टॉर्च मैन बन गए थे, मान के चलिए, कि जिन्होंने अपने वो आगे आगे चले और इनके बाद वाले लेखकों ने उनको फॉलो किया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है, ऐसी हेरिटेज है, जिसके बिना हिंदी विकास का अध्ययन इनकम्प्लीट माना जाता है। वे एक संवेदनशील लेखक थे, इमोशनल राइटर थे, सचेत नागरिक थे, कुशल वक्ता थे, अच्छा बोलते थे और सुधी संपादक थे, एक बहुत अच्छे लेवल के एडिटर भी थे। प्रेमचंद ने सामाजिक जीवन को आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला का विकास किया। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सच्चाई को समाज के सामने रखा और इसके बाद वाले लेखक ने भी इनका अनुसरण किया और यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का भी समर्थन किया। इन्होंने सच्चाई भी दिखाई और उस सच्चाई का आदर्श रूप, उस सच्चाई के समाधान का आदर्श रूप क्या होना चाहिए, उन्होंने अपनी कथा और उपन्यास के माध्यम से समाज के सामने रखा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने जो ये कहानी दी है, कहानी का नाम है नमक का दारोगा। आखिर उस कहानी का कंटेंट क्या है, कहानी जो समाज के सामने क्या रखने का प्रयास करती है, हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, बहुचर्चित मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो गरीबी से पीड़ित है, वो गरीबी से पीड़ित होने के बावजूद भी समाज के सामने अपना एक आदर्श रूप, एक आइडियल रूप प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है कि जब समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर कोई व्यक्ति अपना ईमान बेचने को तैयार है, ऐसी अवस्था में ये जो कहानी है जहाँ व्यक्ति अपने धर्म पर अड़े रहता है, अपने ईमान पर अड़े रहता है और वो धन को भी हरा देता है। धन और धर्म को क्रम से हम सद्वृत्ति और असद्वृत्ति के, या बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य भी कह सकते हैं कि ये जो कहानी है असत्य पर सत्य की विजय, या बुराई पर अच्छाई की विजय, या फिर अच्छे बुरे लोगों पर अच्छे लोगों की विजय के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। बच्चों, इस कहानी में धन का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो पंडित अलोपीदीन हैं और धर्म का प्रतिनिधित्व जो करते हैं मुंशी बंशीधर हैं। नमक का गैर कानूनी व्यापार करते हुए पंडित अलोपीदीन दारोगा मुंशीधर द्वारा पकड़े जाते हैं। ईमानदार और कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को पंडित अलोपीदीन खरीदने में असफल रहते हैं। वो उनको धन का लालच, रिश्वत देते हैं, बड़ी मोटी रकम देते हैं, जबकि जो मुंशी बंशीधर हैं वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके परिवार की माली हालत, गरीब जो आर्थिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो पंडित अलोपीदीन द्वारा प्रस्तुत जो धन का प्रस्ताव है उसको अस्वीकार कर देते हैं और पंडित अलोपीदीन अपनी धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं।
लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया जाता है, बाद में वो धन, अब पंडित अलोपीदीन अपने धन और रौब और ताकत का इस्तेमाल करके वो मुंशी बंशीधर को उनकी नौकरी, जो नमक का दारोगा पद पर वो नियुक्त हुए थे, उन नौकरी से उनको सस्पेंड करा दिया जाता है। इसके बाद बच्चों, जो कहानी में जो ये तो यथार्थ वाली कंडीशन थी, जो यथार्थ आज भी हमारे समाज में मौजूद है, जहाँ जो धनवान लोग हैं या जो जिनके पास पावर है, सत्ता है, जिनका रौब है, वो आज भी ईमानदार लोगों को परेशान करते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन मुंशी बंशीधर मुंशी प्रेमचंद जी ने इस सच्चाई का आदर्श रूप क्या आना चाहिए, इस कहानी का एंड उन्होंने आदर्श रूप में किया है। उन्होंने क्या किया है, मुंशी प्रेमचंद जी ने अंत में सत्य के आगे धन का जो प्रतीक है, असत्य का प्रतीक है पंडित अलोपीदीन, उसका सिर्फ धर्म के आगे झुक जाता है। वो पंडित जो मुंशी बंशीधर के आगे अपनी हार मान लेते हैं। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त, टर्मिनेटेड या सस्पेंड जो मुंशी बंशीधर है, उसे बहुत ऊंचे वेतन और भत्तों के साथ, अलाउंसेस के साथ में, घर गाड़ी बंगला इसके साथ में वे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। तो ये जो स्थायी मैनेजर नियुक्त करने वाली बात है, वो उस व्यक्ति को मैनेजर बना रहे हैं जिन्होंने उनकी रिश्वत की पेशकश को ठुकरा दिया था, और उन्हें बदनाम भी, उनके गिरफ्तार होने के कारण, मुंशी बंशीधर के कारण पंडित अलोपीदीन की बहुत बदनामी भी होती है। इसके बावजूद मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी का आदर्श रूप में अंत किया है। उन्होंने पंडित अलोपीदीन को मुंशी बंशीधर के गुणों के सामने झुकता हुआ दिखाया है। और जो पंडित अलोपीदीन है, अपने गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में वो निवेदन करते हैं, अपनी आवाज़ में कहते हैं कि परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ मुंशी बंशीधर जी, कि वे आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरौबत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात वो ये प्रार्थना करते हैं कि ताउम्र आप ईमानदार बने रहें और आपको कोई भी धन, कोई भी आपको प्रलोभन आपको अपने सत्य के मार्ग से हिला नहीं सके। कहानी के इस अंतिम प्रसंग जो ये आता है, इससे पहले तक की समस्त घटनाएं, जो भी इंसिडेंट होती हैं इस कहानी में, वो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार कि कितना हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशरी में, न्याय विभाग में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि वो पंडित अलोपीदीन के धन के आगे वो झुक जाते हैं। उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और वो जो करप्शन है, वो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन या न्याय व्यवस्था में ही मौजूद नहीं है, बल्कि एक सामाजिक होने के नाते, एक समाज के एक अंश होने के नाते हम उस भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं अंग बन गए हैं। ठीक है, तो लोगों ने इसको स्वीकार भी किया हुआ है। किंतु जो प्रेमचंद ने इस कहानी को धन के ऊपर धर्म की जीत के संदेश के साथ समाप्त कर एक आदर्श समाज को, एक यथार्थवादी समाज को सिद्ध किया है कि समाज में इस प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी आपको, जहाँ आपको समाज में आपको बहुत सारे लोग बेईमान मिलेंगे, भ्रष्ट मिलेंगे, लेकिन समाज अगर इस प्रकार सभी लोग समाज में मौजूद रहने वाले सभी प्राणी अगर भ्रष्ट हो जाएंगे, अगर वो रिश्वतखोर हो जाएंगे, तो समाज का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने मुंशी बंशीधर के कैरेक्टर के माध्यम से और पंडित अलोपीदीन के कैरेक्टर के माध्यम से आदर्श रूप को प्रस्तुत किया है कि इन्होंने ये दिखाया है कि चाहे कितना आसमान में कितना भी अंधेरा हो, लेकिन सूरज में वो रोशनी होती है कि वो अंधकार को चीर करके बाहर आता है। इसी प्रकार समाज में चाहे कितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रिश्वतखोरी है, लेकिन अगर आप ईमानदारी पर अड़िग रहोगे तो आपकी विजय निश्चित है। इस प्रकार इन्होंने आदर्शवादी रूप को प्रस्तुत किया है। बच्चों, हम बात करते हैं इस पाठ के जो पूर्वावलोकन के बारे में कि पाठ के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। यहाँ प्रस्तुत पाठ में नमक का दारोगा जो पाठ है, कहानी है, इसमें प्रेमचंद ने आत्मबल, अपना सेल्फ जो पावर है, आत्मा का बल है, और उच्च नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि समाज में हमें आत्मबल बनाए रखना है और हमको हायर जो मॉरल वैल्यूज है उनको संभाल कर रखना है। मुंशी बंशीधर के पिता के माध्यम से दुनियादारी के वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया है कि आज भी कंडीशन यही आती है, कोई जो पिता है अपने बेटों को बुद्धि और विवेक से काम करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि समाज में आपको जहाँ भी मौका मिले आप बेईमानी करने के लिए तत्पर हो जाइए। आज ये समाज की सच्चाई है। इसके बाद मुंशी बंशीधर के माध्यम से वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से परिचित करवाया है कि पिता की सलाह के बावजूद वो बेईमानी करने को स्वीकार नहीं करते हैं और अपने सत्य के रास्ते पर बने रहते हैं।
न्यायालय की जो कोर्ट की कार्रवाई के माध्यम से सरकारी तंत्र में जो करप्शन फैला हुआ है उसको इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। कर्तव्यनिष्ठ धर्म एवं स्वाभिमान के लिए पद से मुअत्तल होना, सस्पेंड होना, बर्खास्त होना भी स्वीकार करने और उसको स्वीकार करना, लेकिन अपने आप को बिकने नहीं देने वाली जो बात है वो समाज के आदर्श रूप को प्रस्तुत करती है। इसके बाद हम बात करें कि वंशीधर द्वारा अलोपीदीन द्वारा अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर जब उसको नियुक्त किया जाता है, वो ये सिद्ध करता है कि ईमानदारी व सत्य की विजय बेईमानी और असत्य पर निश्चित रूप से होती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अंधेरा आपको अंधेरा हो सकता है, दिखाई दे, आपको हो सकता है मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में आपकी विजय निश्चित है। बच्चों, हम बात करते हैं कि इस पाठ के जो मेन पॉइंट्स क्या हैं जो हमको याद करने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से, कि वंशीधर है, मुंशी वंशीधर सत्य के मार्ग पर अड़िग है, उसको कोई डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता वहाँ से, और रिश्वत के लालच और भय से बिल्कुल नहीं वो हटता है, अपने ईमान पर बना रहता है। मुंशी बंशीधर के पिता परिवार की माली हालत का, आर्थिक हालत का हवाला देते हैं और मुंशी बंशीधर से किस बाई हुक और बाई क्रुक, येन केन प्रकरण मीन्स बाई हुक और बाई क्रुक धन कमाने की उम्मीद रखते हैं कि आप बस धन कमा करके लाइए। फिर तीसरी बात है इसमें, असत्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, किंतु सत्य के सामने वो परास्त हो ही जाता है, वो हारता है, लेकिन उसके लिए आपको हो सकता है मुसीबतों का सामना करना पड़े। अब बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को किस प्रकार आगे बढ़ाया है, किस प्रकार परत दर पर वो कहानी आगे बढ़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहानी स्टार्ट होती है कि नमक का विभाग बन गया है, सॉल्ट डिपार्टमेंट, और लोग जो है नमक का व्यापार चोरी छिपे करते हैं क्योंकि कानून उसकी परमिशन नहीं देता है। इस काले व्यापार से जो ब्लैक मार्केटिंग से करप्शन बढ़ रहा है, और जो इसमें जो लोगों को रोकने का काम करने वाले ऑफिसर हैं उनके पौबारे हो रहे हैं, मज़े हो रहे हैं उनके, क्योंकि उनको रिश्वत मिल रही है। लोग इस नमक का जो दारोगा पद के लिए लालायत हैं, उनकी इच्छा है कि बड़ी से बड़ी नौकरी छोड़ करके वो नमक का दारोगा बन जाए। मुंशी बंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर खोजने के लिए निकलते हैं। इनके पिता एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो उन्हें अपनी घर की दुर्दशा, बुरी हालत और अपनी जो वृद्धावस्था है, बूढ़ा होने की अवस्था है, उसका हवाला दे करके, उसकी दुहाई दे करके वो नौकरी में पद की ओर ना ध्यान देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को और ध्यान देने की बात कहते हैं कि आप नौकरी खोजने जा रहे हो, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें मासिक वेतन चाहे कम हो लेकिन ऊपरी इनकम, रिश्वत वगैरह है वो खूब मिलती रहे। वे कहते हैं कि मासिक वेतन जो मंथली सैलरी है वो पूर्णमासी के चांद के समान होती है, जो महीने में सिर्फ एक बार दिखाई देती है, इसके बाद धीरे धीरे वो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। और ऊपरी आय क्या है, वो एक बहता हुआ स्रोत है, पानी के झरने के समान है, जो सदैव आपकी प्यास बुझाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। वो कहते हैं कि आवश्यकता और अवसर देख करके अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम करना, और जहाँ भी मौका मिले धन कमाने का, आप धन कमाना। ठीक है। बंशीधर ने पिता की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं बंशीधर घर से निकलते समय, और वो चल देते हैं अपने धैर्य के दम पर, बुद्धि के दम पर, और अपने आत्मावलंबन, आत्मा पे विश्वास के दम पर, और तकदीर के दम पर उन्हें नमक के विभाग के दारोगा पद पर वो उनको नौकरी मिल जाती है। और जैसे ही घर में समाचार पहुंचता है, उनके घर में खुशी की लहर छा जाती है, क्योंकि उनको पता है नमक का दारोगा पद में ऊपरी इनकम कितनी है। सब लोग, बहुत घर के सभी प्राणी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो बंशीधर है अपने कार्य कुशलता के दम पर, अपनी ईमानदारी के दम पर मात्र 6 महीने में ही और अपने उत्तम व्यवहार से सभी अफसरों का दिल जीत लेते हैं, विश्वास जीत लेते हैं अपनी ईमानदारी के दम पर। एक रात क्या होता है, सर्दी वाली रात होती है। रात के अंधेरे में यमुना नदी के तट पर जो नावों का पुल बना हुआ है, उस पुल पर से गाड़ियों के चलने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। ठीक है। तो वो और उनके जो उनके साथ में काम करने वाले हवलदार हैं, शायद बादल सिंह, उनको सुनाई पड़ती है। मुंशी बंशीधर को कुछ अनैतिक कार्य किया, गोलमाल की आशंका होती है। वहाँ जाकर वो देखते हैं तो गाड़ियों की कतार, एक लाइन दिखाई पड़ती है, जो रात के अंधेरे में वो गैर कानूनी रूप से नमक ले जा रहे होते हैं। पूछताछ पर पता चलता है कि इन गाड़ियों में नमक भरा हुआ है, जो कि गैर कानूनी रूप से व्यापार कर रहे हैं वो लोग, और ये गाड़ियाँ पंडित अलोपीदीन की है। अब इसके बाद जो पंडित अलोपीदीन कौन है, वो इलाके का प्रसिद्ध जमींदार है, लैंडलॉर्ड है।
जो लोगों को ऋण देने का काम करता है, डेप्ट कर्ज देने का काम करता है। तलाशी लेते हैं उस गाड़ियों की तो मालूम चलता है कि उसमें नमक है। नमक का व्यापार गैरकानूनी था। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, आराम से मस्त निश्चिंत होकर के, बिना किसी टेंशन के वो बैठे हुए हैं। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोकने की खबर पंडित अलोपी दीन को पहुंचाते हैं। खबर सुनकर के पंडित अलोपी दीन बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे संसार में सिर्फ लक्ष्मी को ही प्रमुख मानते हैं। लक्ष्मी मतलब धन। वो जानते हैं धन के आगे सभी लोग बिकाऊ हैं। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। लक्ष्मी के आगे सब ये न्याय और नीति सब घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। उसी घमंड में निश्चिंत होकर वो दरोगा के पास पहुंचते हैं। दरोगा मुंशी बंसीधर के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि उसकी वो बटरिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं। हे मुंशी जी, हे बंसीधर जी, मेरी सरकार तो आप ही हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। अगर मैं इस नदी के घाट से निकल रहा हूँ तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि नदी के घाट के देवता अर्थात मुंशी बंसीधर हैं, उनको मैं चढ़ावा चढ़ाऊँ। तो मैं तो आपसे मिलने आ ही रहा था। आपने व्यर्थ ही मेरे तक आने का कष्ट उठाया। इस प्रकार इसके बाद क्या होता है, मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जो मुंशी बंसीधर हैं उन पर ईमानदारी का नशा था। नए नए जॉब में लगे थे। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि पंडित अलोपी दीन उनको येन केन प्रकेन बाई हुक और बाइक रुक बहुत सारा पैसा उनको ऑफर करने का प्रयास करते हैं। ये आदेश पंडित मुंशी बंसीधर का सुनकर पंडित अलोपी दीन हैरान रह जाते हैं। उनको लगता था कि लक्ष्मी के आगे तो सभी लोग झुक जाते हैं, सभी लोग अपना ईमान बेच देते हैं। ये उनके जीवन में इस प्रकार की घटना पहली बार हुई थी। जो बदलू सिंह है, जो मुंशी बंसीधर के साथ में काम करने वाला जो पुलिस वाला है, वो उनका हाथ पकड़ने से घबरा जाता है। वो सोचता है फिर, लेकिन अलोपी दीन सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, मुंशी बंसीधर जी कोई नया नया लड़के हैं, नई नई नौकरी में लगे हैं। वो दीन भाव में अब उसको जब पैसे का प्रलोभन दिया है उसके बाद में तब वो नहीं मान रहे हैं मुंशी बंसीधर, तो वो उससे अब विनती वाले स्वर में, प्रार्थना वाले स्वर में कहते हैं, आप ऐसा ना करें मुंशी जी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब लोगों को पता चलेगा कि पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार हो गए हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी बहुत बदनामी होगी। ठीक है, लेकिन बंसीधर उनकी किसी बात को स्वीकार नहीं करते। वो पंडित अलोपी दीन उनको 40,000 रुपये तक की रिश्वत वो ऑफर करते हैं। 40,000 उस ज़माने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन पंडित बंसीधर ने वो उनकी एक भी नहीं सुनते हैं वो। और आखिर होता क्या है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया, अर्थात उनकी पंडित अलोपी दीन की रिश्वत है वो फेल हो जाती है और मुंशी बंसीधर उन्हें इस नमक के गैर कानूनी व्यापार के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और वो बदलू सिंह को आदेश देते हैं कि आप जाइए उनको अरेस्ट कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, गिरफ्तार हो गए हैं सब पंडित अलोपी दीन। सुबह तक जब लोगों को मालूम चलता है कि पंडित अलोपी दीन जो कि उस एरिया के उस हिस्से के बहुत बड़े जमींदार हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो सभी की जुबान पर यही किस्सा होता है। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही, बुराई करते सब लोग, जो उनसे चिढ़ते हैं वो भी और जो उनका पक्ष रखते हैं वो भी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे हैं, जिनका कहते हैं 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को जा रही है। जो लोग खुद भ्रष्ट हैं वो भी पंडित अलोपी दीन की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। अगले ने उनको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में बहुत सारी भीड़ होती है। अदालत में सभी जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हों, सब पंडित अलोपी दीन के माल के गुलाम थे। माल मीन्स धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान भी थे कि पंडित जी ऐसा कैसे हुआ कि आप गिरफ्तार हो गए। इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने ये कर्म क्यों किया, वो जानते थे कि ऐसा कर्म करना तो बड़े लोगों की फितरत है, धन कमाने का साधन है। उनको दिक्कत किस बात से थी, उनको आश्चर्य किस बात से हो रहा था कि चलो कर्म तो कर रहे थे, आखिर उनको कानून के पंजे में, शिकंजे में वो कैसे आ गए। वो इतने समझदार और धन के इतने बड़े स्वामी हैं, ऐसे कैसे हुआ उनके साथ में। आखिर जो अदालत में जो मुंशी बंसीधर के द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों को रोकने के लिए वकीलों की फ़ौज तैयार की जाती है और आखिर जो उसमें अदालत में धर्म और धन के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। धर्म की साइड में कौन है, सिर्फ मुंशी बंसीधर है, और धन की साइड में पूरा डिपार्टमेंट, तमाम तरह के जो लोग लगे हुए हैं। इवन मुंशी बंसीधर के डिपार्टमेंट के लोग भी धन के साथ में हैं। इसके बाद
मुंशी बंशीधर के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सत्य है। और जो उसके जो गवाह हैं, मतलब जो उसके साथ वाले जो पुलिस वाले हैं, वो भी धन के लोभ से उसके मुंशी बंशीधर के पक्ष में और पंडित अलोपीदीन के विपक्ष में, उसके जो बुराई के पक्ष में गवाह देने को तैयार नहीं है। वो भी रिश्वत के मारे डांवाडोल हो रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इसके बाद क्या होता है कि मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा है, कि उसको लगता है कि अब ये जो घटना है पूरी उलट गई है। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए हैं, फेवर करने पर तुले हुए हैं। फेवर किसका करना चाहते हैं, वो पंडित अलोपीदीन का। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया और मुकदमे के बाद जो न्यायाधिकारी है, जो जज है, उसने क्या फैसला सुनाया। जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है उस न्यायालय का, उसने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण हैं वो सब बेसलेस हैं, आधारहीन हैं, वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि दरोगा मुंशी बंशीधर का भी कोई दोष नहीं है, वो लेकिन उन्होंने एक भले आदमी को वो कष्ट दिया है और उन्हें भविष्य में चेतावनी दी जाती है कि वो ऐसा कार्य ना करें। तो अल्टीमेटली मुंशी बंशीधर जो कि सत्य के रास्ते पर थे, उनको कोर्ट से डांट मिलती है, फटकार मिलती है, और पंडित अलोपीदीन जो कि भ्रष्ट थे वो बाइज्जत कोर्ट से छूट जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस जो ये फैसला होता है कोर्ट का, सभी की बाँछें खिल जाती हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं। जो धन के प्रभाव में थे, धन से बिके हुए थे, खूब पैसा लुटाया जाता है, खूब उत्सव मनाया जाता है, और इतना शोर होता है कि अदालत भी उस शोर से प्रभावित होती है। इसके बाद क्या होता है, मुंशी बंशीधर घर से वहाँ अदालत से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ के लोग हैं जो सुबह तक उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उन पर व्यंग्यवाण छोड़ते रहते हैं, टोंट कसते रहते हैं। देखो क्या किया आपने, अगर आप कितने बुद्धू थे, अगर आप रिश्वत ले लेते तो आप भी पैसे वाले बन सकते थे, लेकिन आपने रिश्वत भी नहीं ली और पंडित अलोपीदीन बाइज्जत रिहा भी हो गए। तो इस प्रकार उन पर व्यंग्यवाण छोड़े जा रहे हैं। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियाँ सब बेसलेस लगती हैं पंडित मुंशी बंशीधर को। उनको लगता है सब ये किताबी बातें हैं, जब मैं आज हार गया हूँ तो उनका न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ रहा होता है। किसका, मुंशी बंशीधर का। इसके बाद क्या होता है, वहाँ से चलो, ये तो न्याय कोर्ट की बात थी। अब कोर्ट के बाद चूंकि वो मुकदमा हारे हैं और दूसरा उन्होंने एक बड़े व्यक्ति से, रौबदार व्यक्ति से पंगा लिया था, उन्होंने मुसीबत मोल ली थी, तो अब उनको इसका परिणाम भुगतना था। उनको आखिर में नमक की दारोगा जो पद था उससे उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। 1 वीक के अंदर ही उनके पास लेटर आया था, सप्ताह के अंदर, कि आपको इस नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। उन्हें अपनी कर्तव्य पर बने रहने का दंड मिलता है, जबकि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था। दुखी मन से वे घर से चले जाते हैं। जब उनके पिता को इस बात का पिता को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो खूब बड़बड़ाते हैं। वो सोचते हैं मैंने अपने बेटे को कैसा नालायक बेटा पैदा किया है, इसको मैंने जाते जाते भी समझाया था लेकिन इन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि कितना ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा अपना सिर फोड़ लें। ये पिता के स्टेटमेंट हैं और उनको वो तरह तरह की बुरी खरी खोटी सुनाते हैं। उनकी जो माता है, माँ सोच रही थी कि बेटा अब धन कमाने लग गया है तो वो तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, तो उनकी सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं। पत्नी भी कई दिनों तक मुंह फुलाई रहती है, क्योंकि बात यही है कि सबको उम्मीद थी कि वो मुंशी बंशीधर किसी न किसी प्रकार धन कमा के लाएंगे और हम अपने इस गरीबी वाले जीवन से मुक्ति पाएंगे और जीवन में हमारा जो बाकी जीवन है वो ऐशो आराम के साथ में बिता पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है, कहानी फिर मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1 सप्ताह, अब यहाँ तक जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन जो है यहाँ पे जो धन की धर्म पर जीत, ऐसा हमको लग रहा है कि रिश्वत ने धर्म को हरा दिया है, कर्तव्य को हरा दिया है, ईमानदारी को हरा दिया है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ और ही सोच रखा है। उन्होंने अब इस कहानी को नया मोड़ देते हैं। 1 सप्ताह के बाद पंडित अलोपीदीन जी, जिनको कि कोर्ट में जीत मिली थी, वो अपने रथ पर बैठकर मुंशी के घर पहुंचते हैं, मुंशी बंशीधर के घर पहुंचते हैं। वृद्ध मुंशी हैं, अर्थात मुंशी बंशीधर के पिता हैं, उनको बटरिंग करने लगते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं और अपने पुत्र को कोसने लगते हैं कि क्या नाम से, पंडित जी मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा नालायक पुत्र मिला जिसने आपसे मुसीबत मोल ली, आपको परेशान किया है, आपकी बदनामी करवाई है। लेकिन पंडित अलोपीदीन उन्हें, उनके जो मुंशी बंशीधर के पिता को ऐसा कहने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि आपका तो जो बेटा है वो
कुल तिलक के, आपके कुल का, अपने आपके जो खानदान का बड़ा जो नाम रोशन करने वाला है और ये आपके खानदान की कीर्ति को उज्जवल करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं और धर्म के रास्ते पर चलने की एवज में वो अपना सब कुछ अर्पण कर दें, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे के लिए जो अब वो मुंशी बंशीधर से मुखातिब होते हैं, बोला कि मुंशी जी मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपके बारे में जो मेरी जो राय है उस राय को बेबाक तरीके से आपको बता रहा हूँ। सच्चाई आपके बारे में जो है आपको मैं मेरे मन में जो आपके प्रति भावना है उस भावना को व्यक्त कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि लेकिन जब मुंशी बंशीधर पंडित अलोपीदीन की इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पंडित अलोपीदीन उनका अपमान करने के लिए आए हैं, उनके जले पर नमक छिड़कने के लिए आए हैं। परंतु पंडित अलोपीदीन की बातें सुनकर उनका डाउट, संदेह दूर हो जाता है। वो कहते हैं कि यह आपकी उदारता है, आपका बड़प्पन है और जो आप मेरे को इतना मान रहे हैं, आप बताइए कि कि कैसे मेरे घर आना हुआ, मुझे आप क्या आज्ञा देना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों कहानी का अंत करते हैं कि पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि नदी तट पर जब वो जो नमक का व्यापार करते हुए पकड़े गए थे गैर कानूनी रूप से, तब आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, तब आपने मेरे धन का जो ऑफर है स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब आपको जो मेरी प्रार्थना है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। वो एक स्टाम्प पेपर निकालते हैं, एक जो कोर्ट में मिलता है स्टाम्प पेपर जिस पे लोग अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टाम्प पेपर निकालते हैं और उनसे पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना करते हैं। बंशीधर उस स्टाम्प पेपर में लिखी हुई जो चीज़ें उनको पढ़ते हैं, बातों को पढ़ते हैं और वो पढ़ करके चौंक जाते हैं कि उसमें क्या लिखा है कि पंडित अलोपीदीन ने अपनी सारी जो जायदाद है, दौलत है, उसका परमानेंट स्थायी मैनेजर वो पंडित जो मुंशी बंशीधर को नियुक्त करते हैं और उनकी सैलरी होती है 6,000 रुपये एनुअल, वार्षिक वेतन। इसके साथ रोजाना खर्च के लिए मिलेगा, सवारी मिलेगी, बंगला मिलेगा और इन सब फैसिलिटीज़ के साथ में उन्हें अपनी नौकरी के लिए ऑफर देते हैं। मुंशी बंशीधर बोलते हैं कि पंडित अलोपीदीन से कि मुंशी क्या नाम से पंडित जी, मैं इस नौकरी के काबिल नहीं हूँ, इस उच्च पद के काबिल योग्य नहीं हूँ, आप किसी और व्यक्ति को ये कार्य दीजिए। किसी ऐसे महान कार्य के लिए एक बहुत बड़े और अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है, आप ऐसा कीजिए। लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली जो पंडित अलोपीदीन क्या कहते हैं, वो मुंशीधर को कलम अपना पेन देते हुए कहते हैं कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं सारी चीज़ें दुनिया में देख चुका हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। मुझे परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरौबत जो किसी का कोई लिहाज नहीं करता है, उद्दंड मतलब जो नोटी है, जो किसी की नहीं सुनता है, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ, धर्म के रास्ते पर चलने वाला दरोगा बनाए रखें आप। मतलब आप हमेशा ईश्वर आपको ईमानदार बनाए रखे, आप धर्म के रास्ते पर चलते रहें। बंशीधर की आंखें पंडित अलोपीदीन के इस बात को सुन करके डबडबा आती हैं, अर्थात उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपते हुए हाथ से मैनेजर का जो ऑफर था, उनको लेटर था, स्टाम्प पेपर, उस पर वो साइन कर देते हैं, अर्थात वो पंडित अलोपीदीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। अलोपीदीन उन्हें गले लगा लेते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से जो मुंशी प्रेमचंद जी ने आखिर जो धर्म की धन पर विजय उसको बताया कि सत्य चाहे परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है सत्य के रास्ते पर चलते हुए, लेकिन अल्टीमेटली अंततः आपकी विजय निश्चित है। इसलिए आपको जीवन में सत्य के रास्ते पर चलते हुए कभी निराश नहीं होना है, हार नहीं मानी है, बल्कि उस रास्ते पर आपको लगातार चलते रहना है और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, लोग आपको समझेंगे और आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। यही समाज का आदर्श रूप होता है। बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने इस कहानी का आपको सार बताने का प्रयास किया है, प्रेमचंद जी के बारे में जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। बच्चों, अगले वीडियो में हम इस पाठ के जो कहानी है नमक का दारोगा, इस कहानी के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।